हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र अर्थात सीडीपी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इंपॉर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या सम्मिलित नहीं होता है? आपका राइट आंसर होगा कि बालकों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, ये बाल केंद्रित शिक्षा में सम्मिलित होता है। बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, ये सम्मिलित होता है। बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना बाल केंद्रित शिक्षा का हिस्सा होता है। तो गृह कार्य प्रदान करना, ये बाल केंद्रित शिक्षा का हिस्सा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी इन्हें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये क्या होना चाहिए? आपका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका कि कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। दोस्तों देखिए, जब हम व्यक्तित्व के संदर्भ में बात करते हैं तो व्यक्तित्व का जो शाब्दिक अर्थ होता है इसको अंग्रेजी में पर्सोनालिटी के नाम से भी जानते हैं। तो पर्सोनालिटी जो शब्द है ये लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से निर्मित हुआ है, पर्सोना शब्द से विकसित हुआ है। और व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से किया गया है। तो थॉर्नडाइक के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है व्यक्तित्व का, तो थॉर्नडाइक ने किसको आधार मानकर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया? आपका राइट आंसर होगा कि चिंतन और कल्पना को आधार मानते हुए थॉर्नडाइक ने क्या किया? व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं में से नहीं है? तो किशोरों की प्रमुख विशेषताओं में से कौन सी विशेषता है इन चारों में से जो नहीं है? आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आपका राइट आंसर होगा कि यहाँ पे तीव्र मानसिक विकास की जो ये विशेषता दी गई है ये किशोर अवस्था की विशेषता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। तो अधिगम को हम लर्निंग के नाम से भी जानते हैं, इसको हम सीखना, अधिगम का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। और सीखने को प्रभावित करने वाला जो व्यक्तिगत कारक इनमें से कौन सा होगा? आपका राइट आंसर है यहाँ पे परिपक्वता एवं आयु दी गई है, तो ये अधिगम का व्यक्तिगत कारक होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयोगी है? तो आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, जिसको हम दूसरे शब्दों में हम विकलांग या फिर अधिगम अक्षमता बालक कह सकते हैं, तो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए कौन सी व्यूह रचना सबसे अधिक होगी? तो यहाँ पे दी गई है अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। क्या ये पॉइंट यहाँ पे सही दिया गया है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा, चलिए और ऑप्शन देख लेते हैं, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, सहकारी अधिगम तथा ये पीअर सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक जी होता है। तो सामान्य कारक जो जी है, सामान्य कारक अर्थात जनरल जो फैक्टर है वो स्पीयरमैन के अनुसार क्या होता है? आपका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका जन्मजात होता है। क्या होता है दोस्तों? जन्मजात होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब हम बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के संदर्भ में बात करते हैं तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत या टू फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? ये आप जानते हैं कि स्पीयरमैन के द्वारा बुद्धि का दो कारक सिद्धांत दिया गया है, टू फैक्टर थ्योरी दी गई है। और बुद्धि के इस द्विकारक सिद्धांत में स्पीयरमैन ने बताया कि हमारी जो बुद्धि होती है वो दो कारकों से मिलकर के बनी हुई होती है। एक बताया उन्होंने जी फैक्टर, जिसको हम जनरल फैक्टर बोलते हैं, सामान्य कारक बोलते हैं। दूसरा विशेष कारक, स्पेसिफिक फैक्टर। तो ये जो जी कारक होता है ये क्या होता है? जन्मजात होता है। एस कारक ये अर्जित कारक होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति को के विकसित होने का मुख्य कारण है। तो बालक में अपराधी जो प्रवृत्ति है ये इस विकसित होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा परिवार का वातावरण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर दिया गया है। यानी यदि कोई बालक अगर अपराध
कर रहा है तो इसका मुख्य कारण परिवार का वातावरण होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया है, तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? आपका जो राइट आंसर होगा ये कथन दिया गया है R.W. टेलर जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो NCF 2005 के संदर्भ में कौन सा कथन इन चारों में से गलत दिया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है आपको। आपका राइट आंसर होगा कि यहाँ पे विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त करना, ये पॉइंट NCF में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। और ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना NCF का ये मुख्य लक्ष्य है। राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना, ये इंपॉर्टेंट है, ये दिया गया है। और परीक्षाओं में लचीलापन, ये NCF 2005 के मूल बिंदु हैं। और विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त करना, ये NCF ने इसके संदर्भ में कोई जानकारी नहीं दी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है, तो गलत कथन का आपको चयन करना है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो गलत दिया गया है, बालक का विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर दिया गया। बाकी जो पॉइंट हैं, व्यक्ति की वृद्धि एवं विकास की गति में निरंतरता होती है, बिल्कुल होती है। बालक का विकास वातावरण एवं वंशानुक्रम की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है, ये पॉइंट सही दिया गया है। बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा सही उत्तर दिया गया है। तो बालक का जो विकास है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, वृद्धि व विकास के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों का कौन सा युग्म असंगत है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर बताना है आपको। आपका राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे ये दिया गया है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, ये स्किनर के द्वारा नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत ये इरिक इरिक्सन के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, न कि स्किनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास की किस आयु में बालक में लगभग सभी संवेग विकसित हो जाते हैं? तो विकास की किस आयु में सभी संवेग विकसित हो जाते हैं? आपका राइट आंसर होगा ये विकसित होते हैं 2 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेमार्क ने वंशानुक्रम के किस नियम को अस्वीकार करते हुए लिखा कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है आपको, ये किसके द्वारा कहा गया है, यानी किस नियम से संबंध रखता है? आपका जो राइट आंसर होगा ये रखता है आपका अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला छात्र संबंधी कारक है। तो अभी हम बात कर रहे थे, अधिगम को हम लर्निंग कहते हैं, इसको हम सीखना भी कहते हैं। तो सीखने को प्रभावित करने वाला छात्र संबंधी कारक कौन सा होता है? आपका राइट आंसर होगा कि ये होता है आपका छात्र का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, ये होता है। छात्र की वृद्धि एवं रुचि होती है। छात्र की पारिवारिक स्थिति एवं स्मरण शक्ति होती है। तो उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रहणशीलता की भावना बालक में किस आयु में सर्वाधिक होती है? तो किस आयु में सबसे अधिक मात्रा में दिखाई पड़ती है? आपका राइट आंसर होगा ये सबसे अधिक होती है 11 से 16 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने अधिगम के कुल कितने नियम बताए? तो ये बड़ा आसान सा सवाल हो जाएगा आपके लिए कि अधिगम के जो नियम है, सीखने के जो नियम है वो किसके द्वारा बताए गए हैं? थॉर्नडाइक के द्वारा। और थॉर्नडाइक ने कुल पूछा गया है, ये ध्यान दीजिएगा कि थॉर्नडाइक ने कुल 8 नियम बताए हैं सीखने के। और इन 8 नियमों में से जो 3 नियम है वो आपके मुख्य नियम बताए गए हैं और 5 नियम गौण नियम बताए गए हैं। तो यहाँ पे कुल नियम पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम के स्थानापन्न सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो ये कौन है? आपका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका
एडविन गुथ्री, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चिंतन के विकास का उपाय क्या है। तो चिंतन के विकास का उपाय पूछा गया है आपसे। आपका जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का वो क्या होना चाहिए। आपका राइट आंसर होगा कि शिक्षकों को बालक के ज्ञान का विस्तार करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान चिंतन का मुख्य स्तंभ है। ये पॉइंट यहाँ पे सही दिया गया है। शिक्षक को बालकों के तर्क, वाद विवाद, समस्या समाधान और चिंतन शक्ति को प्रयोग करने के अवसर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल दिया जाना चाहिए, शिक्षक का कार्य यही होता है। शिक्षक को बालकों को जिज्ञासु बनाना चाहिए। पॉइंट सही है, उपयुक्त सभी। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संवेगों की भिन्नता व्यक्तियों के डॉट 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 के लिए समस्या होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके अनुसार। आपका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा आपका समायोजन। संवेगों की भिन्नता व्यक्तियों के समायोजन की समस्या होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया। तो थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण वो किस आधार पर किया है। आपका राइट आंसर होगा कल्पना व विचार शक्ति के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध पाया गया है। तो बुद्धि और सृजनात्मकता इनके बीच किस प्रकार का संबंध होता है। आपका राइट आंसर होगा इनके बीच जो संबंध होता है उसको बोला जाता है सकारात्मक संबंध। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पियाजे के मतानुसार बौद्धिक विकास के संदर्भ में 4 से 7 वर्ष आयु की अवस्था निम्नलिखित में से किस स्तर को इंगित करती है। तो दोस्तों ये हम जानते हैं कि जीन पियाजे के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी दी गई है जीन पियाजे के द्वारा। और जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत को 4 वर्गों में विभाजित किया है। तो 4 से 7 वर्ष की जो आयु है वो कौन सी अवस्था बताई गई है जीन पियाजे के द्वारा। आपका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पियाजे के मतानुसार बौद्धिक विकास का अंतिम चरण है। तो पियाजे के संदर्भ में पूछा गया है पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का अंतिम चरण क्या होता है। आपका जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ये हो जाएगा औपचारिक संक्रियाओं का स्तर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है अधिगम के फलस्वरूप व्यवहार में परिमार्जन उत्पन्न होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। आपका सही आंसर होगा कि परिपक्वता के फलस्वरूप होता है। पॉइंट सही दिया गया है, प्रशिक्षण के फलस्वरूप होता है। ये पॉइंट भी सही है, अर्थात ए व बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है सृजनात्मकता में अनिवार्य रूप से निहित नहीं होती। तो सृजनात्मकता में इन चारों में से कौन सी बात है जो निहित नहीं होती है। आपका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका उच्च मानसिक योग्यता। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नवीनता ये सम्मिलित होती है, संश्लेषण सम्मिलित होती है, और ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है अभियोग्यता में पाया जाता है। तो अभियोग्यता में इन चारों में से क्या पाया जाता है। आपका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण है। तो शिक्षण के अंतर्गत इन चारों में से महत्वपूर्ण बात कौन सी होती है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे उपयुक्त सभी। ये तीनों जो बातें हैं ये इंपॉर्टेंट होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मान लीजिए आप शिक्षक हैं, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी प्रायः ही अनुपस्थित रहते हैं। एक शिक्षक के नाते आप निम्नलिखित में से किस समाधान को अपनाएंगे। यानी मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं, आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी अनुपस्थित रह रहा है, तो आप इन चारों में से कौन सा पॉइंट अपनाओगे, कौन सी विधि अपनाओगे। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पढ़ के आपको इस प्रश्न का राइट आंसर चूज करना है। आपका राइट आंसर होगा इन विद्यार्थियों के अनुपस्थिति के कारणों की जानकारी करने हेतु क्रियात्मक शोध करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक अध्यापक यह अनुभव करता है कि उसके विद्यार्थी उसके अध्यापन से संतुष्ट नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या अपनाना चाहिए। तो इन चारों में से आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा। आपका राइट आंसर होगा कि यहाँ पे उसे स्वयं रिफ्रेशर कोर्स करना चाहिए, जिससे कि उसके अध्यापन कार्य में
सुधार हो सके। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।